नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम CS के अग्रवाल है, कौशल कुमार अग्रवाल। मैं GST ऑथर हूँ, ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, फैकल्टी हूँ और पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको GST कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, क्यों आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। हमारी लाइव क्लासेस भी अवेलेबल और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। और हम लोग एक सैंपल वीडियो भी लेके आए हैं जो आप स्किप करके आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूं, उससे आसानी हो जाएगी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। तो ये हमारी वीडियो क्लासेस है, रिकॉर्डेड है। यही लाइव क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप देखेंगे हम लोग कहते हैं दिस इज आवर इन डेप्थ GST क्लासेस। इन डेप्थ GST क्लास, इन डेप्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन टू GST यानी कि GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए, GST एक्चुअली लॉ के अंदर जाने से पहले हमने 5 घंटे बोले हैं। और ये उसका व्हाट इज टैक्स, सोर्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बर्थ ऑफ GST। इसके बाद हम लोग इतना क्लास यानी कि 4 क्लास, ये आप अगर लेंथ देखेंगे तो इसमें लेंथ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 20, 30 और ये 48। तो ये करीब करीब 5 घंटे से भी ज्यादा है। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं 3 घंटे। ये देखिए 1 घंटा 44 मिनट, 1 घंटा करीब करीब, और ओवरव्यू ऑफ GST में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो करीब करीब 3 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद लेवाई एंड कलेक्शन के ऊपर 28 घंटे की क्लास है। अब लेवाई एंड कलेक्शन के ऊपर 28 घंटे की क्लास कैसे है, ये देखिए यहां से ओवरव्यू ऑफ GST में यहीं पर हम लोग जर्नी ऑफ लेवाई ये सब हम लोग बताना शुरू करते हैं। क्रेडिट एडजस्टमेंट, गुड्स सर्विसेज, गुड्स डेफिनेशन ऑफ गुड्स, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, फिर डेफिनेशन ऑफ गुड्स, फिर डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। इसी में देखिए 2.5-3 घंटे लगा दिए। फिर शेड्यूल 2 कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, इसमें भी 3 घंटे। पर्सन का डेफिनेशन में, पर्सन का डेफिनेशन तो आपने पढ़ा होगा, कौन सा टीचर पर्सन का डेफिनेशन में 3 घंटे लगाता है। आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने अब 3 घंटे क्यों लगे, क्योंकि इस पर्सन का डेफिनेशन जब पढ़ाते वक्त इस पर्सन का डेफिनेशन कई सेक्शन के साथ इसको लिंक करते हैं। तो आपको GST अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा अगर आप सेक्शन को एक दूसरे के साथ लिंक कर सके। अगर सेक्शन लिंक ही नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आया भी तो अच्छी तरह से नहीं आएगा। और अच्छी तरह से आया तो बहुत अच्छी तरह से तभी आएगा जब आप सेक्शन को बहुत बारीकियों से समझें और उसको दूसरे सेक्शन के साथ लिंक करें। वो लिंक करना हम लोग सिखलाते हैं। और मैं आपको दोबारा बताता हूं, इतना डिटेल कोई नहीं करवाता पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में। तो बिजनेस का डेफिनेशन 1 घंटा 21, 1 घंटा 40 मिनट, आप सोच लीजिए। कंसिडरेशन का डेफिनेशन 1.5 घंटे। स्कोप ऑफ सप्लाई 1 घंटा 34 मिनट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एंट्री इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो शेड्यूल 1 का है, फिर शेड्यूल 1 का एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 2, एंट्री 3, वो सारा डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आप अब नंबर ऑफ आवर्स देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा इतना कैसे है, ये क्या क्या बोलते हैं हम लोग। मैं आपको एक सैंपल वीडियो दूंगा आपको। फिर आप देखिए शेड्यूल 3 लेवाई एंड कलेक्शन, एग्रीगेटर, RCM अगर आप देखेंगे तो RCM में हमने करीब करीब ये देखिए 6 क्लासेस है, सभी लगभग 1.5 घंटे का अगर आप एवरेज लेंगे तो आप सोच लीजिए 9 घंटे की क्लास है RCM में। एग्रीगेट टर्नओवर का MCQ। एक बात और बता दें, हम लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और सिर्फ हम ही लोग हैं जो इतना डिटेल में, इतना लिंकेज के साथ पढ़ाते हैं। इन डेप्थ लर्निंग ऑफ मोर देन 100 आवर्स हमारे 2 वॉल्यूम में क्लास आती है, GST वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कीजिए। लर्न हाउ टू रीड एंड स्टडी लॉ, तो एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो आप फिर इसके बाद आप कोई भी लॉ की किताब उठाएंगे तो आपको समझ में आने रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। लर्न हाउ टू इंटरप्रेट लॉ, जब हम लोग सेक्शन का लिंक करना शुरू करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन आएगा, हर एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा, एक लॉ को दूसरे लॉ के साथ कैसे देखते हैं वो समझ में आएगा। तो आप सिर्फ GST मेरे साथ नहीं सीखेंगे, आप समझ लीजिए लॉ का हर एक ब्रांचेस आप सीख लेंगे, क्योंकि आपको लॉ पढ़ना भी आ जाएगा। लर्न हाउ टू मेमोराइज लॉ, मैं आपको याद भी करवाऊंगा। और MCQ, हमारे खुद के बनाए हुए MCQ, वो भी हम आपके साथ अटेम्प्ट करते हैं। और नोटिसेस का रिप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे, रिटर्न फाइल कैसे करना है।
वो भी बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। मैं आपको एक सैंपल वीडियो भी दे रहा हूँ, और बहुत सारे ये शुरुआत के 5-6 वीडियो तो हैं ही यूट्यूब में जो आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में देख लीजिए, कंपोजिट सप्लाई कितने सेक्शंस हैं, कंपोजिट सप्लाई कितने नंबर ऑफ आवर्स आप देख लीजिए, 6-7 घंटे इसमें भी है। रजिस्ट्रेशन में 10 घंटे हैं। आप सोचिए कितने घंटे हमने इसमें बिताए हैं रजिस्ट्रेशन में। टाइम ऑफ सप्लाई, मैं टाइम ऑफ सप्लाई का एक वीडियो डाल रहा हूं, इसमें अगर आप देखेंगे 44-56, तो ये 2 घंटे 3-3.5 घंटे सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई पे है। फिर वैल्यूएशन की क्लास अभी लाइव क्लासेस हमारी चल भी रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप किसी और टीचर का ज्वाइन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारा जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर हैं, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिशनर हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, सीएमए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, या इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सीईओ हैं, सीएफओ हैं आप किसी कंपनी के, तो आपके लिए क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे आपके साथ। और जितने भी लाइव क्लासेस में हमारे स्टूडेंट्स बैठते हैं वो सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका भी बहुत सारा इनपुट्स आता है, वो भी बहुत सारे सवाल करते हैं, सर हमारे इंडस्ट्री में ये हो रहा है, हमारे साथ ये नोटिस आया है, तो इसका क्या जवाब देना है। वो भी पूरा एकदम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, वही हम आपको रिकॉर्डेड करके देंगे। तो अब एक वीडियो जरूर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सच है और कितना आपके लिए ये क्लास जरूरी है। अगर आप हमारी क्लास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, ये गारंटी है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज ये वीडियो देखिए। देखिए, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, ये वैसा ही है जैसा गुड्स का था। गुड्स में ऑब्वियसली द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स लिखा हुआ था यहाँ पर, और फिर बी और सी था। सी में गुड्स के केस में 30 डेज का ग्रेस पीरियड था कि 30 डेज के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी हर हालत में। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन्होंने डेट और रिसीट ऑफ सर्विसेज लिखा ही नहीं है, छूट गया या क्या हुआ पता नहीं, लिखा ही नहीं है। उन्होंने क्या लिखा, ए और बी, the date of payment as entered in the books of accounts of the recipient, or the date on which the payment is debited in his bank account. In his मतलब recipient के बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, और the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice. invoice कौन इशू करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, और एनी अदर डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा, एनी अदर डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। करेक्ट। by whatever name called in lieu thereof by the supplier। तो सप्लायर या तो इनवॉइस इशू कर देगा या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू कर देगा। ठीक बात। अब आप समझिए इस चीज को, यहां पर हम लोग एक लिंकेज बता रहे हैं, एक सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इनवॉइस रिसिपिएंट कब इशू करेगा, इफ हिज सप्लाई फॉल्स इन रिवर्स चार्ज। A registered person who is liable to pay tax under 9394 shall issue an invoice। कौन, registered person, वो invoice issue करेगा in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered। यानी कि supplier is unregistered, recipient is registered। तो बोला, अब मैं इसको शॉर्ट में पढ़ता हूँ, registered person shall issue an invoice on the date of receipt of goods or services or both। यानी कि अगर गुड्स रिसीव कर रहा है अनरजिस्टर्ड से, तो जिस दिन वो गुड्स रिसीव किया उस दिन वो इनवॉइस रेज करेगा, और सर्विसेज के केस में भी जिस दिन वो सर्विसेज रिसीव किया उस दिन वो इनवॉइस रेज करेगा। यही मतलब निकलता है। अब अगर ये मतलब निकलता है तो इसका इंटरप्रिटेशन देखिए कैसे, दोनों सेक्शन को अगर लिंक करता है तो क्या निकलता है कि अगर अनरजिस्टर्ड 11 जून को सर्विसेज इसको प्रोवाइड कर दिया रजिस्टर्ड को, तो रजिस्टर्ड को 11 जून को ही सर्विसेज मिल गया रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को कंपलसरी एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ इसको एक सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कब, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज। तो जैसे ही वो इनवॉइस इशू करेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज, तो इसकी इमीडिएटली लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, हाँ या ना।
हाँ, लाइबिलिटीज तो तुरंत जनरेट हो गई। अब एक बार टाइम और सप्लाई भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कहता है द डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड, और मान लीजिए पेमेंट किया ही नहीं उसने, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन लीव देयर ऑफ। बोला इनवॉइस से 60 days के अंदर। अब बताइए इसमें इनवॉइस कौन रेज कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस रेज कर रहा है। अगर ये सेल्फ इनवॉइस रेज कर दिया, इनवॉइस जनरेट हो गया, तो लायबिलिटी तो इमीडिएटली बन जाएगी, फिर 60 days का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, लेकिन मिलेगा, लेकिन सर हाँ जी, मिलेगा सर ना। सर वहाँ वो एक कह रहा है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। कौन इनवॉइस इशू कर रहा है? एक मिनट, फिर से कौन इनवॉइस इशू कर रहा है यहाँ पर? बाय द सप्लायर। और यहाँ इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? रिसिपिएंट। वहाँ रिसिपेंट कर रहा है। फिर अगर मैंने इनवॉइस काट दिया तब तो मुझे जीएसटीआर 3B में तो डालना ही पड़ेगा। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल सही ठीक पकड़ा बात है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं टाइम ऑफ सप्लाई, if I am receiving services from an unregistered person, then my time of supply is the receipt of service. वो फिर 60 days का ग्रेस पीरियड नहीं मिलने वाला। पेमेंट नहीं हुआ है मान लीजिए, सही बात है पेमेंट अगर पहले हो जाता तब तो ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ। और रिसीट ऑफ सर्विसेज में मुझे इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ेगा अगर अनरजिस्टर्ड से। और अगर एक बार इनवॉइस जनरेट कर लिया तो मुझे जीएसटीआर 3B में, 1 में तो आउटवर्ड सप्लाई जाता है, तो इनवर्ड सप्लाई है, तो 3B में जाना ही पड़ेगा। ठीक बात? हाँ जी सही है। और जीएसटीआर 1 में केवल डॉक्यूमेंटेशन में जरूर जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। 1 में क्यों जाएगा? 1 में तो कहीं नहीं जाना वाला। नहीं, अनरजिस्टर्ड 1 के डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंटेशन में तो जाएगा जीएसटीआर 1 के। हाँ हाँ सप्लाई में हाँ, नहीं अच्छा हाँ, जीएसटीआर 1 में एक डॉक्यूमेंट जब आप डिटेल देते हैं उसमें तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, उसमें रिवर्स चार्ज का है। ठीक बात। अब आप सोचिए अगर मैं रजिस्टर्ड से रिसीव कर रहा हूं, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज में केस फॉल कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ये इनइक्वलिटी आएगी या नहीं आएगी, ये भी बताइएगा। तो रजिस्टर्ड ने 11 जून को सर्विस प्रोवाइड की, कंप्लीट हुआ, तो रजिस्टर्ड पर्सन को कंपल्सरली 30 days के अंदर इनवॉइस तो इशू करना ही पड़ेगा, और ये 30 days के अंदर इनवॉइस इशू भी कर देता है। अब आइए यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई, तो मुझे इसका देखना है। तो इसने इनवॉइस इशू किया, पेमेंट नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो ये यहां से मैं 60 days का पीरियड लूंगा, तो मेरा इस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो सितंबर मंथ में आएगा। 10 जुलाई में 2 महीने जोड़ दो, 60 days जोड़ दो, 9 सितंबर। यस और नो? कौन से क्लॉज से आ रहा है? एक बार दोबारा पढ़िए, जितनी बार आप लॉ पढ़ते हो उतनी बार नई चीजें मिलती है, ये तो मैंने ही सीखा है। ये देखिए, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो रिसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगी जब इनवॉइस की इश्यू ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस है 60 days के एक्सपायरी के बाद। ठीक बात? और 60 days के अंदर अंदर अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट वाला आ जाएगा, लेकिन मैं पेमेंट करता ही नहीं। ठीक है या नहीं है? yes. अब सर ये क्लॉज के अंदर यूआरडी क्यों लिखा है सर? आरडी एंड अदर डॉक्यूमेंट यूआरडी दोनों लिखा है सर। बराबर है ना? क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूं कि इनवॉइस तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन यूआरडी दोनों एक बराबर। रजिस्टर्ड पर्सन तो इनवॉइस ही इशू कर सकता है, इनवॉइस के ऊपर आरडी लिख दिया, एनी अदर डॉक्यूमेंट के ऊपर यूआरडी लिख दिया। अमित जी आपका और कोई पॉइंट है? नहीं सर, मतलब यहाँ पे आरडी दोनों लिखा, आरडी को ही मिल रहा है, तो उसी को कंफ्यूजन था। ठीक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? कहाँ कंफ्यूजन है? सर ठीक सर, मुझे यही था कि यहाँ पे जो आरडी है, क्योंकि देखिए वहां पे जो लिखा है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, रजिस्टर्ड डीलर और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय यूआरडी। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय यूआरडी रहा है तो भी तो 60 days मिलना चाहिए सर। हाँ, ओहो अमित जी, फिर से वही राम कहानी। मैं वही तो बोल रहा था, मुझे इस सेक्शन को 31(3)(f) के साथ रिलेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
हाँ सर, वहां पे इमिडिएटली लिखा है, यस सर। तो जब मैं इसके साथ जोड़ता हूं तो इमिडिएटली आ जाता है। हाँ सर, क्योंकि वहां पे इसका मतलब सप्लायर लिखा है। यूआरडी में मुझे इमिडिएटली, आरडी में मुझे 60 डेज का ग्रेस। सर ये तो सर, लेकिन ये इतना बारीकी उनको सेक्शन में भी लिखना चाहिए था। बाकी हर कोई रहेगा तो उसको तो 60 डेज ही लगेगा, चाहे वो आरडी रहे यूआरडी रहे। मैं मेरी सिंपल बात बता रहा हूँ सर। ऑब्वियसली हर कोई यही सोचेगा, लॉयर इसीलिए तो आते हैं, और डिपार्टमेंट में भी लॉयर है, वो तो बोलेंगे। मैं आईटीसी में दिख रहा हूँ, इसके साथ आईटीसी भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, है ना। अब देखिए आईटीसी, मैं अगर थोड़ा सा अगर हिंट दे दूं आपको, यहां पर आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। यहां पर आईटीसी आपको मिलेगा, पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। ये भी पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम लोग आईटीसी का चैप्टर करेंगे। ओके। तो ये पॉइंट है। यही पॉइंट हम लोग गुड्स के केस में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुड्स के केस में ये पॉइंट एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ था, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज लिखा ही नहीं है। है ना। यस सर। ये प्रॉब्लम आ रही है। 31(3)(f देखिए फिर से, 31(3)(f में ये लिखा है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पे आपको इनवॉइस रेज करना है। तो अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का गुड्स का देखेंगे तो यहां भी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। तो हमने कह दिया जैसे ही डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स हुआ वैसे ही इनवॉइस रेज करना अनरजिस्टर्ड के केस में। हाँ सर। तो इमीडिएटली लायबिलिटी आ गई या नहीं आ गई? यस। लेकिन डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, तब हमें 31(3)(f के साथ रिलेट किया हमने। हाँ सर। ठीक है, एक बार आप लोग और पढ़िएगा इस पूरे और लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, और याद करेंगे तभी लिंकेज आएगा, नहीं तो लिंकेज नहीं आएगा। लिंक क्या क्या करना मैं आपको बता दूं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 12(3), 13(3) और 31(3)(f, इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए और सोचिए उसके बारे में, और कुछ चार्ट ये सब बनाइए और कुछ नोट्स लिखिए, कुछ आर्टिकल लिखिए और पब्लिश कीजिए ब्लॉग में। कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ तो कीजिए ना। आप लोगों को तो मैंने फूड ऑफ थॉट इतना सारा दे ही दिया है मेरे पास। 31(3)(f ये दोनों सेक्शन एक में को कुछ कोई ओवरराइड नहीं करेगा ना सर? ओवरराइड कर रहा है, लेकिन 31(1) को कर रहा है, 31(2) को कर रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई को तो आज तक कोई सेक्शन ओवरराइड नहीं करेगा। पूरा लॉ देख लीजिए। अच्छा सर। टाइम ऑफ सप्लाई को कौन सा सेक्शन, ये तो भैया मास्टर सेक्शन है हमारा। ये सेक्शन जो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है आपके हैंड में, वो किसकी मजाल है जो इसको ओवरराइड कर दे? तो सर अगर मैं सिर्फ 31(3)(f नहीं पढ़ता हूँ और मैं ये जो 13(3) है इसको ही पढ़ता हूँ क्लॉज बी, तब क्यों नहीं पढ़ेंगे पहले ये बताइए। हाँ तब तो ठीक है, 60 डेज का ग्रेस मिल जाएगा अगर 31(3)(f नहीं पढ़ रहे तो फिर ये ओवरराइड नहीं कर रहे 13(3) उसको सर 31(3)(f? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ अमित जी, पढ़ क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? कल तक आप इनवॉइस रेज ही नहीं करेंगे, लायबिलिटीज कैसे आएगी? तो इनवॉइस तो रेज करना कंपलसरी है ना। हाँ इनवॉइस तो रेज कंपलसरी है सर। 31(3)(f कह रहा है आपको इनवॉइस रेज करना है, फिर वो बोलते हैं आप मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो आपके साथ कैसे रही आज की क्लास? बहुत ही अच्छा सर। कुछ नया? सर जब भी आपके साथ जुटा जाता है ये कंसेप्ट ही नहीं था मेरा बात तो ये कंसेप्ट ही नहीं था सर, जैसे आप दिखाया मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया। 31(3)(f मुझे लिए काफी क्लियर हो गया अभी। हाँ काफी क्लियर हो गया। इसलिए आपने जो एग्जांपल दिया सर वो एक्सेलेंट। अमित जी आप ही से पूछना है। इतना तो मैं ख्याल से ऑफिसर को भी नहीं सर जानकारी रहेगा सर। हाँ आपने ये सब तो ऑफिसर को भी नहीं जानकारी रहेगा। हाँ आपने जो उस दिन कहा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, टाइम इसीलिए लग रहा था क्योंकि कल हम लोग ढूंढ रहे थे वो लीगल पॉइंट, और बाई चांस वो मुझे वो लीगल पॉइंट वहां पर 31(3)(f में मिल नहीं रहा था, मुझे सर्विसेज बना के मिला। सर अगर ऑफिसर ऑडिट करता है जो, तो उनको तो वही देखेगा कि 60 डेज का टाइम है, आरडी यूआरडी वो उतना ही पकड़ के बैठेगा, इनवॉइस के ऊपर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनका ट्रिगर पॉइंट तो वही है 60 डेज है नहीं है। बताइए। मैं समझ गया, लेकिन आप समझिए अमित जी, हम लोग
जो क्लासेस लेते हैं, जो मैं क्लेम करता हूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केस जाता है उसके लिए लीगल इंटरप्रिटेशन आप अच्छा कर पाए, वो पढ़ाते हैं सर। क्लासेस तो नो डाउट, ऐसी क्लासेस तो कहीं भी नहीं है यूट्यूब पे और कहीं भी नहीं है, और इतना डीप में कोई पढ़ाएगा भी नहीं सर। हाँ नहीं, पढ़ाई में बहुत मेहनत चाहिए। और ये लिंक भी नहीं करते सर, इतना लिंक अभी 31 वेब हम लोग ने लिंक किया, ऐसा लिंक भी नहीं होता है। हाँ ठीक बात है, चलिए कल मिलते हैं। सर अपने को वॉल्यूम 2 भी करना है सर। वॉल्यूम 2 के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी पहले वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाए। नहीं करना ही आपको, लेकिन नहीं करना ही हम लोग का सर। हाँ श्योर, आपसे जुड़े रहेंगे। हाँ श्योर, स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 भी। ठीक है, चलेगा सर, बाय बाय। ओके सर।